पैराग्राफ ट्रांसलेशन। पैराग्राफ ट्रांसलेशन हमेशा से स्टूडेंट के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बना रहा है। पैराग्राफ को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या करना है उसमें, ये हमेशा स्टूडेंट लेकर परेशान रहे हैं। इसको लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि पैराग्राफ को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाए। उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रही है कि क्लास में हमेशा सिंगल सेंटेंस बताए जाते हैं। कोई भी रूल अगर बताया गया तो सिंगल सेंटेंस का रूल बताया गया, और पेपर में हमेशा पैराग्राफ का ट्रांसलेशन आता है। पैराग्राफ को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है, ये हमेशा परेशान होते हैं उस सिंगल सेंटेंस के कारण, और ये सोचते हैं कि क्या सिंगल सेंटेंस के जो ट्रांसलेशन है उसे पढ़कर हम लोग पैराग्राफ ट्रांसलेट कर लेंगे। अरे बिल्कुल कर लेंगे, उसी से ही तो पैराग्राफ बनता है। तो आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपकी समस्या का समाधान लेकर। आज मैं आपको सिखाऊंगा पैराग्राफ किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, इसको कैसे सही से किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर चीज हमेशा आपको यूनिक मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप भी जान लीजिए कि पैराग्राफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन होता क्या। ट्रांसलेशन बेस होता है आपके वर्ड पावर का। अगर वर्ड पावर आपकी कमजोर है या वर्ड बैंक आपका खाली है, वर्ड बैंक के अकाउंट में एक भी रुपया नहीं, एक भी शब्द नहीं जमा है, तो आप ट्रांसलेशन चाहे जितना भी रूल याद कर लीजिए नहीं कर पाएंगे। बहुत दिक्कत होगी आपके सामने कि आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब मैंने पूछ लिया हॉक्स। अब इस हॉक्स का मतलब क्या होता है, जिनको पता है वो बताएंगे, जिनको नहीं पता है वो उनके लिए बता देता हूं कि हॉक्स का मतलब होता है छल। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वर्ड मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, लेकिन कहां पर, अपने दूसरे चैनल एक्सीलेंस क्लास के शॉर्ट्स के वीडियो में। वहां पे मैं आपको इंटरेस्टिंग सेंटेंस बताता हूं जो रोजमर्रा के बोले जाते हैं, और साथ ही साथ मैं वहीं पर आपको कुछ वर्ड्स भी बताता रहता हूं। हर एक वीडियो में 3 वर्ड 4 वर्ड आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप लिखकर याद कर सकते हैं, और बहुत ही अलग अलग बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं बताता हूं। तो जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप उसे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको वर्ड्स सीखने को, नए नए वर्ड रोज रोज सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, उनको किस प्रकार से शुरू किया जाए कि पैराग्राफ को आराम से ट्रांसलेट कर लिया जाए। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले पैराग्राफ ट्रांसलेशन में करना क्या पड़ता है। सबसे पहले आप लोग करिए क्या कि पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए, और पूरे पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस को पढ़ के क्लियर कर लीजिए कि कौन सा सेंटेंस हमारे किस टेंस में है। जब आपको टेंस या फिर जो नियम बताया गया उस नियम के अंतर्गत सब कुछ क्लियर हो जाए तब आगे बढ़िए। और फिर देखिए कि ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी कभी प्रेजेंट टेंस आएगा, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो वहां पर हम लोगों को कल शब्द नहीं मिलेगा, वहां पर हम लोगों को कल शब्द नहीं मिलेगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में या पास्ट टेंस में यदि ये कल आ रहा है तो वहां पर आपको यस्टरडे का प्रयोग करना है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिए। पास्ट टेंस में कभी भी अगर कल आ रहा है तो वहां पे हमेशा आप यस्टरडे का प्रयोग कीजिए, और फ्यूचर टेंस में कहीं पर कल आ रहा है तो आप टुमारो का यूज कीजिए। ठीक, फ्यूचर टेंस में कहीं कल आ रहा है तो टुमारो का यूज कीजिए। अभी बताया कि प्रेजेंट टेंस में कल नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल शब्द हमें मिल जाता है, तो वहां पे कल शब्द के लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर, वहां पे सिचुएशन के अनुसार टुमारो या दैट डे का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहीं पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की और पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इन दोनों टेंस की निगेटिव बहुत ही ध्यान से बनानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर आके गलती कर जाते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की निगेटिव या इंट्रोगेटिव या पास्ट इंडिफिनिट टेंस की निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में उनसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिससे उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब भी निगेटिव बनाना हो बहुत ध्यान से बनाइए। कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर व्हेन आ रहा है तो उसके बाद आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे, देन की जगह पे आप कॉमा प्लेस करेंगे। क्लियर, तो ये कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और रूल है उन्हें लिख देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे।
तो ये कुछ रूल्स और हैं कि जिसमें पहला रूल मैंने आपको बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देन की जगह पे हम लोग केवल कॉमा लगा के उसका काम चला लेते हैं। देन और दैन, इन दोनों में आपको बहुत विशेष अंतर का ध्यान रखना होगा कि देन का मतलब होता है तब, जबकि दैन का मतलब होता है अपेक्षा। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अपेक्षा यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर आ रहा है तब आप देन का प्रयोग कीजिए, वहां देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर किसी भी सेंटेंस में तब के अर्थ में किसी देन का प्रयोग करना है तो आप देन का प्रयोग कीजिए, THEN देन का प्रयोग कीजिए, दैन का प्रयोग वहां नहीं कर सकते। क्लियर? तो देन और दैन के प्रयोग में आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑल्दो या दो, ऑल्दो या दो, इसके बाद आने वाले किंतु या फिर भी, अगर किंतु या फिर भी इसके बाद आ रहा है तो इसके लिए आप बट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको येट का प्रयोग करना है। ऑल्दो या दो के बाद आने वाले किंतु या फिर भी के लिए आपको बट नहीं येट लगाना है। और मॉडर्न इंग्लिश में येट भी नहीं लगाते, केवल कॉमा लगा देते हैं और वहां पे काम चल जाता है। क्लियर? अब आगे बढ़े और आगे रूल देखते हैं कि आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर के प्रयोग में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आइदर और का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, नाइदर नॉर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग हमेशा दो के लिए किया जाता है। कहीं पर भी अगर दो से ज्यादा का प्रयोग हो रहा है तब वहां पे आइदर और की जगह एनीवन का, आइदर की जगह एनीवन का यूज कर सकते हैं और नाइदर की जगह नो वन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? केवल दो में अगर चॉइस वाले सेंटेंस आ रहे हो उसमें दो का ही प्रयोग है तो वहां पे आपको आइदर और का प्रयोग करना है। अगर अफर्मेटिव में है तो आइदर और, अगर निगेटिव में है तो नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। लेकिन अगर चॉइस वाला सेंटेंस दो से अधिक लोगों के बीच में चॉइस है तो वहां पे आप लोगों को एनीवन या नन का प्रयोग करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय सूचक वर्ड दिए रहते हैं जिसमें समय की सूचना दी रहती है। तो वहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय दिया जा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दिया जा रहा है तो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया जा रहा है वहां पे तो आप सिंस का यूज कीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बिल्कुल क्लियरली बता रखा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया जिसमें सिंस फॉर का यूज भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, तो आप जाके वहां से किसी भी वीडियो लेक्चर से सिंस फॉर का यूज अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और एज वेल एज किसी सेंटेंस में अगर आ रहा है तो इससे पूर्व प्रयुक्त कर्ता अनुसार ही इसकी वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कुछ रूल है मैंने आपको समझा दिया। डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको ट्रांसलेशन के हर एक वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे रहा हूं, वहां जाके हर वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। कई सारे वीडियो लेक्चर हैं, एक दो नहीं है, कम से कम 30-40 वीडियो लेक्चर हैं। वहां जाके हर वीडियो लेक्चर में आपको कोई ना कोई नया सेंटेंस देखने को मिलेगा और हर सेंटेंस में अलग रूल है। सारे रूल को एक साथ इसी वीडियो लेक्चर में लाना पॉसिबल ही नहीं है। मोटे मोटे जो मेन रूल होते हैं वो मैं लेके आया हूँ। और इसके बाद अब मैं चलता हूँ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लेके जब मैं आपको ट्रांसलेशन करके सिखा दूंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए कि पैराग्राफ को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले इन रूलों को नोट कर लीजिए जिससे कि आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें बहुत गलतियां कर देते हैं, जब भी उनके सामने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो करने में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उस सेंटेंस को आराम से पूरा ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन बाद में एक जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क जो इस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और क्वेश्चन मार्क ना लगाने के कारण उस सेंटेंस को वहीं पे गलत मान लिया जाता है। तो जब भी आपको किसी भी पैराग्राफ में क्वेश्चन मार्क मिल रहा हो, मतलब किसी भी पैराग्राफ में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल रहा हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। क्लियर? और मैंने बड़े बड़े सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर दे रखे हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके उसे आप देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल से, बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बताया है कि बड़े बड़े सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। वहां जाके देख जरूर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लाता हूँ, बहुत यूनिक जानकारी लाता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। तो अब चलते हैं अपने एक पैराग्राफ को लेते हैं, एक पैराग्राफ लेकर उसे ट्रांसलेट करना सीखते हैं।
तो यहाँ देखिए छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया है कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था, वह पेड़ नदी के किनारे पर था। उस नदी में एक कछुआ रहता था। एक दिन बंदर ने एक आम नदी में फेंक दिया। आम बहुत मीठा था तो वो कछुए को बहुत पसंद आया। छोटा सा पैराग्राफ, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस का इसलिए लिया है कि आपको आसानी समझ में आए कि पैराग्राफ को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। अभी छोटा पैराग्राफ है, आप छोटे पैराग्राफ से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके बड़े की तरफ चलिए, जिससे आप अपनी परीक्षा तक जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक एक इसको करते किस प्रकार से देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग, मैंने कहा है कि पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया, अब इसमें टेंस छाटिए, क्या क्या टेंस, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टेंस है। जैसे एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था अर्थात कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस था लगा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां पे क्या होगा कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था, तो क्या होगा कि अमंग की, क्योंकि करता तो यही है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंगुलर नंबर है तो वॉज का यूज करेंगे, वॉज सिटिंग। और कहां पर बैठा हुआ था, कहां पर, एक पेड़ पर, तो एक पेड़ पर अर्थात ऑन अ ट्री हो गया पहला लाइन ट्रांसलेट। अब दूसरा, वह पेड़ नदी के किनारे पर था, तो ये चीज आपको पास्ट टेंस में दिख रही है, पर था अर्थात यहां पे कोई भी टेंस नहीं यूज करना है, लेकिन पास्ट टेंस में है तो ये क्या हो जाएगा, दैट ट्री वाज ऑन। अब कहां पर था, नदी के किनारे पर, तो ऑन द बैंक ऑफ, और फिर अ रिवर, एक नदी के किनारे पर था। क्लियर। दूसरा लाइन भी हो गया, उस नदी में एक कछुआ रहता था, अर्थात कहीं पर किसी चीज का होना या पाना पाया जा रहा है, और होना या पाना के लिए क्या करना है आपको, देयर का यूज करना है। तो यहां पे होगा देयर, और रहता था लिव्ड, कौन रहता था, देयर लिव्ड। अब फिर एक कछुआ, अ टॉर्टोइस, टॉर्टोइस कहां पर, उस नदी में, तो इन दैट रिवर। क्लियर। अगला सेंटेंस, एक दिन बंदर ने एक आम नदी में फेंक दिया, अर्थात ये चीज हमें क्या मिल रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या होगा, एक दिन बंदर ने, तो वन डे द मंकी, और फेंक दिया अर्थात थ्रू, और क्या फेंका, एक आम, अ मैंगो। और कहां पर, नदी में, इन द रिवर। एक दिन बंदर ने एक आम नदी में फेंक दिया। अब आम बहुत मीठा था, अर्थात सिचुएशन बताई जा रही है। और कहीं पर भी अगर किसी भी कर्ता की सिचुएशन बताई जा रही हो, ध्यान रखिए इस बात को कि किसी भी कर्ता की सिचुएशन अगर बताई जा रही है, उसकी स्थिति बताई जा रही है, उसकी पोजीशन बताई जा रही है, तो वहां पे वर्ब बी का यूज करेंगे हम लोग, वर्ब बी का यूज करेंगे। वर्ब बी का मतलब तो आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। तो क्लियर। तो यहां कहीं पर भी सेंटेंस की अगर सिचुएशन, पोजीशन या स्थिति का कोई वर्णन कर रहा हो, कोई भी सेंटेंस, तो वर्ब बी का यूज कीजिए। और यहां पर था आम बहुत मीठा था, यानी आम की जो उसके अंदर क्वालिटी थी वो बताई जा रही है, तो यहां पे वाज का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, द मैंगो वाज वेरी स्वीट। ठीक। अतः वह कछुए को बहुत पसंद आया। अब आया मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा कि सो, अतः, टॉर्टाइस, टॉर्टाइस। क्यों, क्योंकि करता है, पसंद करने वाला कौन है, कछुआ है, तो द टॉर्टाइस। और क्या वर्ब क्या है, लाइक इट, इट का मतलब मैंगो, लाइक इट, और बहुत पसंद आया, तो वेरी मच। क्लियर। देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस, छोटा सा पैराग्राफ था, और कितनी आसानी से ट्रांसलेट होता चला गया। मेरे यहाँ पे इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने का सिर्फ एक और एक यही उद्देश्य था कि आप लोग
छोटे छोटे सेंटेंस, यानी कोई भी पैराग्राफ है तो आप उसके सेंटेंसेस को, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपको सिखाया जाता है, उसी प्रकार से एक ही एक सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। पूरे पैराग्राफ को पढ़ के घबरा नहीं जाना है कितना बड़ा पैराग्राफ किस प्रकार से करेंगे, बस आपको एक एक सेंटेंस को उठाना है और उसे आराम से ट्रांसलेट करते हुए चल देना है, आराम से ट्रांसलेट करते हुए बढ़ना है आगे। और देखिए पूरा पैराग्राफ किस प्रकार से चुटकियों में हो जाता है। तो पहले इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए, उसके बाद एक और पैराग्राफ मैं आपके लिए छोटा सा लिख देता हूं, उसे भी ट्रांसलेट करके बताता हूं कि और किसमें आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कुछ एक पैराग्राफ मैंने और लिया है कि कैकेयी को दिए गए अपने पिता के वचनों के परिपालन में राम 14 वर्षों के लिए निष्कासित होने के लिए तैयार हुए। यहां तक पहला सेंटेंस। तब सीता ने कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगी और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। दूसरा सेंटेंस। आखिर राम को उनकी इच्छाओं के सामने झुकना पड़ा। तीसरा सेंटेंस। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण गेरुआ वस्त्र पहनकर जंगल को चल दिए। ये चौथा सेंटेंस। उनके जाने पर राजा दशरथ का दिल टूट गया और अयोध्या के लोग रोने चिल्लाने लगे। पांचवा सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बना है। अब सेंटेंस बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखेंगे तो कहेंगे इतना बड़ा सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको भी चुटकियों में ट्रांसलेट करना है। ऊपर आई बटन पे जो वीडियो का लिंक है वहां जाके देखिए कि किस प्रकार से मैंने बड़े बड़े सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट करना सिखाया है। जहां आप पकड़िए और एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। जैसे कि कहा गया कि कैकेयी को दिए गए अपने पिता के वचनों के परिपालन में। अब परिपालन मतलब क्या होता है? इन ओबीडियंस टू हिज फादर्स प्रॉमिसेस। तो यहां पे देखिए क्या होगा, तो यहां पे देखिए कि इसका जो ट्रांसलेशन हुआ कुछ इस प्रकार से। इन ओबीडियंस टू हिज फादर्स प्रॉमिसेस गिवन टू कैकेयी, राम प्रिपेयर्ड टू गो इनटू एक्सिल फॉर 14 years। पहला सेंटेंस यहां पूरा हुआ। देन सीता सेड, तब सीता ने कहा, शी वुड आल्सो गो विद हिम, कि वो भी उनके साथ जाएगी। एंड लक्ष्मण टू रेडी टू गो विद हिम, और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। एट लास्ट, अंततः राम हैड टू यील्ड देयर विशेस, कि राम को उनकी इच्छाओं का पालन करना पड़ा, उनकी इच्छाओं के आगे झुकना पड़ा। राम, सीता एंड लक्ष्मण पुट ऑफ देयर रॉयल रोब्स, मतलब राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने जो शाही वस्त्र है उन्हें उतार दिया। एंड वियरिंग सिंपल सैफरॉन कलर्ड क्लॉथ्स, और साधारण से जो गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लिए। सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, और जंगल के लिए निकल पड़े। एट देयर डिपार्चर किंग दशरथ वाज हार्ट ब्रेकन, और उनके जाने पर जो राजा दशरथ का हृदय दिल टूट गया। एंड द पीपुल ऑफ अयोध्या बिगेन टू वीप एंड क्राई, और अयोध्या के लोग रोने चिल्लाने लगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि इस पैराग्राफ को मैंने एक एक सेंटेंस करके आराम से ट्रांसलेट किया, और सेंटेंस जो कितना भी बड़ा पैराग्राफ था, देखने बहुत टिपिकल लग रहा था, लेकिन आराम से ट्रांसलेट हो गया। आप भी कोशिश कीजिए और आप भी आराम से इसी तरह के पैराग्राफ को आराम से ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं, और उम्मीद कर सकता हूं कि पैराग्राफ ट्रांसलेशन के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो आपने समझ लिया होगा और लिख भी लिया। आज के बाद आपको कभी पैराग्राफ ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत आपके सामने आती, कोई रूल आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने से पहले आपको सारे रूल आने चाहिए। अगर आपको रूल नहीं आते तो आप पैराग्राफ के सेंटेंसेस में जाके फंस जाएंगे। और ट्रांसलेशन का बेसिक चीज क्या होता है? रूल्स होता है? नहीं, रूल्स नहीं होता है। बेसिक होता है वर्ड पावर। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आप ट्रांसलेशन में हमेशा फंसते रहेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल जो एक्सीलेंस क्लास की शॉर्ट्स के नाम से चैनल आता है, उस चैनल पर जाइए और वहां जाके मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं हर एक दिन 3 से 4 वर्ड आपको बताता हूं। उन नए वर्डों को आप सीखिए, याद कीजिए और अपने पैराग्राफ ट्रांसलेशन में यूज कीजिए। और आशा करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। और अगर अच्छा लगा है, पसंद आया तो भाई एक लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।